दिल्ली की सर्दियों में सूरज की हल्की किरणें भी लोगों के मन को गर्माहट देती थीं। एक समाज सेवी कार्यक्रम में जहां शहर के बड़े बड़े उद्योगपति और युवा उद्यमी एकत्र हुए थे, वहीं एक कोने में खड़ा था आरव मेहरा, एक शांत और गंभीर युवा। उसने ग्रे रंग का सूट पहना हुआ था, आंखों में दूर तक सोचने वाली गंभीरता और चेहरे पर गहराई भरी मुस्कान। उसी हॉल के दूसरे कोने में किताबों के स्टॉल पर खड़ी थी सिया शर्मा, जो एक एनजीओ में काम करती थी और गरीब बच्चों के लिए शिक्षा अभियान चला रही थी। वो किताबों को देख रही थी, लेकिन उसकी निगाहें बार बार हॉल के दरवाजे की ओर जा रही थीं, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। जब दोनों की नजरें मिलीं, समय जैसे रुक गया। आरव ने सिया के पास जाकर विनम्रता से कहा, आपकी किताबें बहुत कुछ कहती हैं। क्या आप इन्हें खुद चुनती हैं? सिया मुस्कुराई। हाँ, हर किताब एक कहानी है और हर कहानी एक इंसान की तरह होती है, कभी आसान, कभी जटिल। उनका संवाद यहीं से शुरू हुआ। आरव और सिया की मुलाकात अब सिर्फ उस कार्यक्रम तक सीमित नहीं रही। दोनों कैफे में मिलने लगे, सामाजिक कार्यक्रमों में साथ काम करने लगे। लेकिन सिया के चेहरे पर कभी-कभी अजीब सी उदासी छा जाती थी। एक दिन आरव ने पूछ ही लिया, सिया, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? सिया ने धीमी आवाज में कहा, हर किसी का अतीत होता है आरव, मेरा भी है, और वो इतना आसान नहीं था। वो बताती है कि उसके पापा बचपन में ही छोड़ गए थे। माँ ने बहुत मेहनत से दोनों बहनों को पाला, लेकिन उनकी मौत के बाद सिया ने जिंदगी को बस जीना सीखा है, मुस्कुराना नहीं। आरव चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में सिया के लिए सम्मान और सहानुभूति दोनों थे। आरव और सिया अब एक दूसरे के और करीब आने लगे थे, लेकिन वो दोनों अपनी भावनाएं जाहिर नहीं कर पा रहे थे। एक दिन पार्क में टहलते हुए सिया ने पूछा, अगर कोई इंसान अपने अतीत के कारण आज पर विश्वास नहीं कर पाता, तो क्या वो गलत है? आरव ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, वो सिर्फ डरा हुआ है, और डर इंसान को गलत नहीं बनाता, बस अकेला कर देता है। सिया की आंखें भर आईं। इस पहली बार सिया को लगा कि शायद कोई है जो उसे पूरी तरह समझ सकता है। बिना कुछ कहे आरव ने सिया को अपने माता पिता से मिलवाने का फैसला किया। मेहरा हाउस में जब सिया पहुंची, उसने हल्के गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ था, बाल खुले थे और चेहरा थोड़ी घबराहट से भरा था। आरव की माँ सुजाता मेहरा ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया, लेकिन उसके पिता राजीव मेहरा ने बिना मुस्कुराए कहा, कौन है ये लड़की, क्या करती है? आरव ने शांत स्वर में कहा, पापा, ये सिया है, मैं इन्हें पसंद करता हूँ। राजीव ने गहरी निगाहों से सिया को देखा और बस इतना कहा, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। सिया ने उस दिन पहली बार महसूस किया कि प्यार पाना जितना कठिन होता है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है उसे अपनाने की लड़ाई। राजीव मेहरा ने साफ कह दिया, हमारे खानदान में शादी बराबरी वालों से होती है, एक एनजीओ वाली लड़की तुम्हारे लिए नहीं बनी। आरव आरव पहली बार अपने पिता के सामने खड़ा हुआ। पापा, मैं उससे प्यार करता हूँ, और उसके पास वो इंसानियत है जो हर रिश्ते की नींव होती है। उधर सिया भी उलझन में थी। क्या वो एक ऐसे परिवार में जा सकती है जहां उसे अपनाया नहीं जाएगा? नैना ने उसे समझाया, दीदी, अगर आरव आपके लिए खड़ा है, तो आपको भी खुद के लिए खड़ा होना होगा। कहानी अब एक मोड़ पर थी, जहां हर किरदार को खुद से एक सवाल करना था, क्या रिश्ते सिर्फ हालातों से बनते हैं या हौसलों से? एक दिन सिया के कॉलेज का पुराना दोस्त विक्रांत खुराना अचानक दिल्ली लौट आया। दोनों की मुलाकात एक कॉन्फ्रेंस में हुई, जहां सिया ने एक प्रेजेंटेशन दी थी। विक्रांत उसकी सफलता से प्रभावित हुआ और उसी शाम उसने सिया को कॉफी पर मिलने का प्रस्ताव दिया। जब आरव को इसके बारे में पता चला, तो उसने हल्का सा चौंक कर पूछा, क्या तुम उसे पसंद करती थी? सिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, वो मेरा अच्छा दोस्त था और शायद अब भी है। आरव ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके मन में अनजाना डर घर कर गया था। कहीं उसका अतीत आज के रास्ते में तो नहीं आ जाएगा? सिया को एक बड़ी एनजीओ से ऑफर मिला। विद्या एक प्रयास नामक संस्था ने उसे ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा पर काम करने के लिए चुना था। यह काम दिल्ली से बाहर लुधियाना में था।
जब उसने ये बात आरव को बताई, वो कुछ पलों के लिए चुप रहा। क्या तुम जाओगी? आरव ने पूछा। यह मेरा सपना है आरव। मैं अपने काम से कभी समझौता नहीं कर सकती, सिया बोली। और हमारे रिश्ते का क्या? आरव की आंखों में भावनाएं उमड़ रही थीं। अगर ये रिश्ता सच्चा है, तो कुछ दूरी इसे तोड़ नहीं सकती, सिया ने आत्मविश्वास से कहा। राजीव मेहरा को जैसे ही सिया के इस नए ऑफर और विक्रांत के दोबारा उसके जीवन में आने की खबर मिली, उन्होंने आरव को डांटते हुए कहा, वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। वो आज यहाँ है, कल कहीं और। आरव ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, पापा, मैं कोई बच्चा नहीं हूं जिसे आप आदेश देंगे। मुझे सिया से प्यार है, और वो किसी शहर या रिश्ते में कैद होने वाली लड़की नहीं। यह सुनकर सुजाता जी ने धीरे से आरव का हाथ पकड़ा और कहा, अगर तुम सच में उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो, तो उसका सपना तुम्हारा भी होना चाहिए। राजीव का चेहरा लाल हो गया था, लेकिन इस बार घर की दीवारें आरव की आवाज को अनसुना नहीं कर पा रही थीं। लुधियाना में सिया के पहले कुछ हफ्ते चुनौतीपूर्ण रहे, लेकिन धीरे धीरे वहां की बच्चियों और ग्रामीण महिलाओं ने सिया को अपनाना शुरू किया। उसने उन्हें पढ़ाना शुरू किया, आत्मनिर्भर बनाना सिखाया। आरव ने हर हफ्ते उसे कॉल किया, हालचाल पूछा और वीडियो कॉल पर उन बच्चों से भी बात की। एक दिन आरव ने सिया से कहा, तुम वहां हो और मैं यहाँ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे तुम हर वक्त मेरे पास हो। सिया की आंखें भर आईं। कभी लगता है कि तुम मेरी ताकत हो आरव। उन दोनों के बीच भरोसे की एक अटूट दीवार बन चुकी थी, जो किसी भी तूफान से नहीं टूटने वाली थी। एक दिन सिया के पास एक अजीब सा कानूनी नोटिस आया। उसमें लिखा था कि सिया की मां का पुराना जमीन जायदाद विवाद अब खुल चुका है और उसका निपटारा जरूरी है। केस में एक नाम और सामने आया, अशोक वर्मा, एक वकील जो कभी सिया की मां का करीबी था। सिया ने इस बारे में आरव को बताया। आरव ने कहा, मैं इस केस की तह तक जाऊंगा। वे दोनों अशोक वर्मा से मिलने गए। उन्होंने बताया कि सिया की मां एक संपत्ति की मालिक थीं, लेकिन किसी मजबूरी में उन्होंने उस पर दस्तखत कर दिए थे, जो आज गलत साबित हो रहे हैं। अब सिया को कोर्ट में खड़ा होना था, अपने अतीत, अपनी मां और खुद के हक के लिए। सिया कोर्ट केस के सिलसिले में बार बार दिल्ली आने लगी थी। इस बीच आरव ने हर बार उसका साथ दिया, लेकिन सिया के मन में बार बार ये बात आती थी कि अगर ये केस लंबा चला, तो क्या उसका रिश्ता और करियर दोनों प्रभावित नहीं होंगे? एक रात जब वो दोनों कार में बैठे थे, सिया ने कहा, आरव, कभी कभी लगता है मेरी जिंदगी एक अधूरी किताब है, जिसका हर पन्ना दर्द से लिखा गया है। आरव ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मैं उस किताब का आखिरी पन्ना बनना चाहता हूँ, जो खुशियों से भरा हो। सिया की आंखें नम हो गईं, लेकिन दिल मजबूत। सुजाता मेहरा ने सिया को एक दिन चुपचाप घर बुलाया। वो जानती थी कि आरव सिया को बहुत चाहता है, और अब एक माँ की जिम्मेदारी थी कि वो अपने बेटे के फैसले में उसका साथ दे। सुजाता ने सिया को एक साड़ी भेंट की और कहा, मैं जानती हूँ ये परिवार अभी तुम्हें पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सिया ने पहली बार किसी और की माँ को अपनी माँ जैसा महसूस किया। सुजाता की बातों में वो अपनापन था, जिसकी तलाश सिया को सालों से थी। इसी दौरान विक्रांत ने सिया को प्रपोज कर दिया। मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन में आरव है, विक्रांत ने कहा, लेकिन अगर कभी तुम्हें लगे कि वो तुम्हारे संघर्षों में तुम्हारे साथ नहीं, तो मैं हमेशा यहीं रहूंगा, छांव की तरह। सिया चौंक गई। उसे कभी लगा ही नहीं कि विक्रांत अब भी उसके लिए वैसा ही महसूस करता है। उधर आरव को इस बारे में जब नैना ने बताया, तो वो अंदर से टूट गया। उसने सिया से कुछ पूछे बिना खुद को पीछे खींचना शुरू कर दिया। रिश्ता अब एक परीक्षा में था, भरोसे की। अशोक वर्मा की फाइल से एक ऐसा दस्तावेज निकला जिसने सबको झकझोर दिया। सिया की मां ने वो जमीन खुद के लिए नहीं, बल्कि सिया के नाम कर दी थी, लेकिन किसी ने दस्तखत बदलकर उसे बेच दिया था। यह काम राजीव मेहरा के जानकार एक बिल्डर ने किया था, और राजीव को इसका पता था। उन्होंने उस वक्त आंखें मूंद ली थी, क्योंकि उनका बिजनेस उसी बिल्डर से जुड़ा था।
जब सिया को यह पता चला, उसने आरव को देखा और कहा, अब अगर तुम साथ खड़े नहीं हुए तो मैं अकेले लड़ूंगी, लेकिन झुकूंगी नहीं। आरव को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। इसी बीच नैना और विक्रांत की दोस्ती गहराने लगी। विक्रांत सिया से पीछे हट गया, लेकिन अब वो नैना के करीब आ गया था। नैना को उसकी बातें अच्छी लगने लगी थीं, लेकिन वो जानती थी कि यह रिश्ता बहुत पेचीदा है। तुम पहले मेरी बहन को चाहते थे? नैना ने साफ पूछा। विक्रांत मुस्कुराया। हाँ, लेकिन अब मैं तुम्हें जान रहा हूँ, और शायद खुद को भी। नैना के लिए यह पहली बार था जब किसी ने उसे उसकी पहचान से परे देखा। न सिया की बहन, न किसी एनजीओ की लड़की, बस नैना। राजीव मेहरा को जब यह पता चला कि सिया केस में जीत के बहुत करीब है और उसका नाम समाज में इज्जत पा रहा है, तो वो भीतर से असहज होने लगे। बिजनेस की दुनिया में अब सिया का नाम एक सशक्त महिला के रूप में लिया जाने लगा था। आरव ने इस बीच खुद को सिया से दूर रखा, पर मन से नहीं। एक दिन जब वे दोनों अचानक एक पुस्तक मेले में मिले, सिया ने कहा, क्या तुम मुझसे कुछ कहना नहीं चाहते? आरव ने बस इतना कहा, शब्द जरूरी नहीं, जब मन माफी मांगता है और आंखें प्यार करती हैं। उनके बीच की खामोशी भी बहुत कुछ कह गई। सिया के मन में उलझन थी। क्या वो रिश्ते को एक मौका दे या अपनी आत्मसंतुष्टि के रास्ते पर आगे बढ़े? वो विक्रांत से मिली और कहा, तुमने हमेशा मेरी इज्जत की, लेकिन मेरा दिल कभी तुम्हारा नहीं हो सका। विक्रांत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी अच्छाई है सिया। मैं चाहता था कि कोई मुझे सच्चाई से इनकार करे, ताकि मैं खुद को पहचान सकूं। सिया जान गई थी, इश्क समझौता नहीं होता। जो रिश्ता मन से जुड़ा हो, वही असली होता है। राजीव मेहरा को अपने पुराने फैसलों पर पछतावा होने लगा था। जब उन्होंने अपने बिजनेस सहयोगी का असली चेहरा देखा, तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने लालच में बहुत कुछ खो दिया। सबसे बड़ा नुकसान था बेटे का भरोसा। उन्होंने आरव और सिया को घर बुलाया और कहा, मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अगर माफी से कुछ बदल सके तो मैं माफी चाहता हूँ। सुजाता की आंखें भर आईं और सिया ने हाथ जोड़ते हुए कहा, गलतियां इंसान करता है, लेकिन उन्हें स्वीकार करना, यही इंसानियत है। सिया ने अपने एनजीओ का नाम बदला। अब उसका नाम था नवप्रभा, जो नारी शक्ति और शिक्षा को समर्पित था। उसने दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम रखा, जहां उसने महिलाओं को सम्मानित किया, जिनमें सुजाता मेहरा भी शामिल थीं। आरव ने मंच पर आकर कहा, सपनों को साथ जीने वाला साथी मिल जाए तो जिंदगी आसान हो जाती है। सिया मुस्कुरा रही थी। इस बार मंच पर तालियां सिर्फ उसके लिए नहीं, उसकी जीत के लिए बज रही थीं। सिया और आरव ने एक सादा लेकिन दिल से भरी शादी की। शादी के फेरे एक अनाथ आश्रम में लिए गए, जहां वो दोनों मिलकर काम करते थे। नैना और विक्रांत अब एक दूसरे को बेहतर जानने की कोशिश कर रहे थे, बिना किसी जल्दबाजी के। सुजाता ने आरव और सिया को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम दोनों जैसे रिश्ते ही समाज को बदलते हैं। सिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमने एक दूसरे को नहीं चुना, हमें वक्त ने मिलाया। अब आरव और सिया न सिर्फ हमसफर थे, बल्कि एक दूसरे की प्रेरणा और ताकत भी बन चुके थे।